हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रीजनिंग का कुछ वैसा पार्ट जो आपको एग्जाम में बहुत परेशान करता हो। ठीक है, हम आपके लिए कुछ वैसा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके ग्रुप डी, खास तौर से ग्रुप डी वालों के लिए, जो एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि बहाना का क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछेगा। बहाना का संबंध नदी से है तो बांध का संबंध किससे होगा? बहाना का संबंध नदी से है तो बांध का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे दिया है वर्षा, तालाब, नल और डी में दे दिया है नदी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉमन सेंस लगाना होगा अपना कि बहना का संबंध नदी से है। ठीक है, बहना का संबंध नदी से है तो बांध का संबंध किससे होगा? तो देखिए बहना नदी क्या करती है? बहती है। कोई भी नदी क्या करती है? बहती है। दो तरफ से वो हमेशा खुली हुई होती है, दो तरफ से, इधर से आती है इधर चली जाती है। तो बांध किस टाइप का होता है? किसी भी ऐसा जगह जिसमें चारों तरफ से वह बंधा हो। बांध का मतलब क्या होता है? बंधा होना। जो एक सीमित जगह में बंधा हो, उसके बीच में पानी हो, उसे हम लोग बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। नदी तो बहती है, दो तरफ से ओपन होता है, लेकिन बांध जो चारों तरफ से बंधा हुआ हो वो पूरे एक सर्कल में हो जिसके बीच में पानी हो। ठीक है, तो उसको बांध कहा जाता है। तो बहना का संबंध नदी से है तो बांध का संबंध वर्षा से होगा। वर्षा से कोई बांध का संबंध होगा? क्यों नहीं होगा? तो वर्षा चली गया। नल में क्या बांध होता है? नल में बांध होता है? नहीं होता है। तालाब में देखिए तो जो बच्चे गांव के होंगे या तालाब देखे होंगे उन लोग को पता होगा कि तालाब के चारों तरफ से बांध होता है। और एक गांव के लोग होंगे तो उसको कहते होंगे हिंदी में, गांव की भाषा में, भिंडा, क्योंकि हम भी तो गांव से ही हैं। तो हम लोग को पता है कि बांध तालाब में होता है, नदी में बांध नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बांध तालाब में होता है। ये पिछले साल हाजीपुर में ग्रुप डी में 18 में पूछा था, 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। चलिए स्पेशल हम ग्रुप डी वालों के लिए ही अब बैच लाए हैं ताकि एग्जाम
सरकार के पास कोई विकल्प है नहीं, वो एग्जाम लेगी या लॉकडाउन के बाद ले, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल के बाद ले, लेकिन एग्जाम तो सरकार को लेना है, एग्जाम तो लेगा ही सरकार ना। तो आप जब तैयार अपने से मजबूत हो जाइएगा तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस बार 1,35,000 है। कितना है? 1,35,000 सीट है बाबू, और 1,35,000 में आपको 1 सीट पक्का करना है। क्या करना है? 1 सीट पक्का करना है। तो अपने जोश और जुनून के साथ पढ़ाई को जारी रखिए, लॉकडाउन में भी। इसीलिए हम लॉकडाउन में बैच लाए हैं, और आपको 1 सीट अपना ग्रुप डी में पक्का करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि सोहन सॉरी ये 2 सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब एक ठो आकृति से पूछा है, इस प्रकार का आकृति दे दिया है, ठीक है। इसको पूछा है, ऑप्शन में दे दिया है ए में ऑप्शन बी में दे दिया है ऑप्शन सी दिया है और ऑप्शन डी में दे दिया है। अब बताइए तो जल्दी से कौन आंसर होगा इसका, जल्दी से बता दो बाबू कौन इसका आंसर होगा। इसमें तुमको कुछ समझ में आ रहा है? या एक आकृति दे दिया, आपसे क्या पूछा है? आकृति दे करके ये चौथा इसमें से फिगर पूछ रहा है। 3 फिगर दे दिया, इसमें चौथा फिगर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसमें आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है ये आमने सामने का फिगर में कोई कुछ दिखलाई दे रहा है? ये जो खाली वाला है उसको इधर रख दिया है, जो भरा हुआ है उसको इधर रख दिया। तो इसमें देख रहे हैं आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सॉरी क्रॉस कर दिया। क्या किया है? क्रॉस किया। इसको यहां से यहां ला दिया, इसको यहां से यहां ला दिया। तो हमको भी कुछ नहीं करना है, इसको इधर ला देना है, इसको इधर ला देना है। तो यहां जब ये आएगा तो इधर भरा वाला हो जाएगा, इधर सॉरी खाली वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली वाला। जो इसको जज के तस ये कर देंगे ये। अब इस टाइप का ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है इसमें? ए में देखिए तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इधर है। इसके समरूप होना चाहिए। जब ये इसके समरूप है तो ये भी इसके समरूप होना चाहिए। ऑप्शन बी में देखिए तो समरूप है, लेकिन इसमें कहीं इसमें इधर दे दिया भरा हुआ और इधर खाली वाला, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखिए, ये इधर भरा हुआ इधर खाली वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। और देखो डी में क्या किया है कि इसको राउंड नहीं करके, इसको इस तरह से नहीं करके सीधा कर दिया। तो ये तो इधर सब में राउंड है, तो इसमें भी राउंड ना होगा जी, ये सीधा थोड़ी होगा। तो ये भी तो आपका गिरा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़े आगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? बढ़े? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या कह रहा क्वेश्चन, अधिक भारी सिक्के अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी
और रमेश के सिक्के से हल्का है। राम का जो सिक्का है मोहन के सिक्के से भारी और रमेश का सिक्का से हल्का, सॉरी हल्का नहीं होगा, ये मूल्यवान होगा। और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। नरेश का सिक्का, नरेश का जो सिक्का है राम के सिक्के से मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान है। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। मोहन का सिक्का, चलिए क्या है यहाँ, रमेश हुआ। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है राम, ऑप्शन बी में दे दिया है योगेश, ऑप्शन डी में दिया है नरेश, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में दे दिया है मोहन। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न को सबसे पहले समझना है। क्या करना है? क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। कह रहा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। बउआ जो अधिक भारी सिक्का होगा, तो जितना भारी सिक्का होगा वो अधिक मूल्य के होगा। क्या होगा? अधिक मूल्य के होगा। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। मतलब जितना भारी सिक्का होगा, जितना भारी सिक्का होगा, जितना बढ़ेगा साइज, जितना वजन बढ़ेगा उसका मूल्य भी उतना बढ़ेगा। साइज जितना बढ़ेगा उतना मूल्य बढ़ेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का जो सिक्का है, इसका राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो राम का जो सिक्का है किससे भारी है? मोहन के सिक्के से भारी है। तो जिसका सिक्का भारी होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसका हल्का होगा उसको नीचे रखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी, तो राम को ऊपर रख दिए, मोहन को नीचे। और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। और मतलब राम, और मतलब राम, और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। तो रमेश के सिक्के से मूल्यवान है कौन? राम का सिक्का। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से मूल्यवान है। तो नरेश का सिक्का राम के सिक्के से मूल्यवान है, मतलब राम के ऊपर नरेश है। यहां लिख दो नरेश। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से मूल्यवान है, तो राम के ऊपर नरेश। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। लेकिन
योगेश के सिक्के से हल्का है। तो योगेश के नीचे आ गया नरेश, योगेश के नीचे नरेश। अब आगे पढ़िए, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। अब रमेश का जो सिक्का है मोहन के सिक्के से भारी है, तो रमेश ऊपर जाएगा, मोहन नीचे आएगा। ये क्लियर नहीं किया कि राम का सिक्का से हल्का है कि भारी है, लेकिन बोल रहा है कि रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से ऊपर जाएगा, मतलब मोहन से ऊपर जाएगा। तो फिर इधर लिखिए सही से, सबसे ऊपर है योगेश, नरेश, राम, रमेश, मोहन। क्या है? मोहन। अब देखिए तो आपको कर्म सही लग रहा है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है, तो राम को ऊपर लिखे मोहन और रमेश से। नरेश का जो सिक्का है कह रहा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से मूल्यवान, तो राम से ऊपर नरेश, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, तो योगेश से हल्का तो नीचे। तो योगेश, नरेश, राम, रमेश और मोहन। तो कह रहा सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का किसके पास है? सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का। तो हम कहे थे कि सबसे अधिक, जिसका सबसे भारी होगा उसका सबसे अधिक मूल्यवान होगा। तो सबसे जो ऊपर होगा उसी का सबसे अधिक मूल्यवान होगा, जो सबसे ऊपर होगा वही ना सबसे अधिक मूल्यवान होगा। तो सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का योगेश के पास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के जब पैटर्न को समझ जाइएगा तो भारी भारी क्वेश्चन आपको हल्का दिखाई देगा। जब हम लोग भी पढ़ा करते थे रीजनिंग शुरू में, जब स्टार्टिंग किए थे, तो हम लोग को भी लगता था कि रीजनिंग बहुत भारी सब्जेक्ट है। क्या है? बहुत भारी सब्जेक्ट है। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किए रीजनिंग, तो अब तो रीजनिंग चुटकी का खेल हो गया। जो क्वेश्चन पहले आधा घंटा में हम लोग को समझ में नहीं आता था, वो क्वेश्चन तो हम लोग 10 सेकंड 15 सेकंड में बना देते हैं। तो आप लोग के लिए हम इसीलिए लाए हैं यूट्यूब के माध्यम से, बेस्ट एंड शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एकदम आपको हल्का हल्का छोटा छोटा ट्रिक बताएंगे, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक, और आपका भारी से भारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़े बाबू। पानी लगे थे जी। पानी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, या फिर समझा दे। देखिए कह रहा है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं। जितना भारी सिक्का होगा वो और उतना मूल्यवान होगा, उतना अधिक भारी होगा, जितना अधिक भारी होगा उतना मूल्यवान होगा। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का जो सिक्का है वो मोहन के सिक्के से क्या है? भारी है। तो राम को, अच्छा रुकिए मिटा कर हम फिर समझा देते हैं इसको। कह रहा सबसे अधिक भारी सिक्का जो है वो अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी, तो राम का जो सिक्का होगा मोहन के सिक्के से भारी है, और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है, और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से मूल्यवान है। अब नरेश का जो सिक्का है वो राम के सिक्के से मूल्यवान है, तो राम के ऊपर नरेश। जिसका भारी होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसका हल्का होगा उसको नीचे रखेंगे। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, तो योगेश को सबसे ऊपर। किसका सिक्का हल्का है? नरेश का सिक्का हल्का है। किससे? योगेश से, तो नरेश के ऊपर योगेश। अब कह रहा रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो रमेश चल जाएगा मोहन के ऊपर। तो इधर लिखिए सही से, योगेश, नरेश, राम, रमेश और मोहन।
तो कह रहा है सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो सबसे जो अधिक भारी सिक्का होगा, जो सबसे ऊपर होगा उसके पास सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का होगा, तो सबसे अधिक मूल्यवान सिक्का योगेश बाबू के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी, योगेश जी आप सबसे अधिक भारी पैसा वाला है, आप सबसे ज्यादा पैसा वाले व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एकदम आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो तो आप बोलिए, कमेंट में जरूर, आप कहीं दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए। एकदम आराम से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में अभी समय है और तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए। जब तक तैयारी आपकी मजबूत नहीं होगी, आप खुद से मजबूत नहीं बनिएगा, आपसे कैसा हल्का से हल्का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भारी लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में भारी नहीं लगना है, मन लगा के पढ़ना है, अपने मम्मी पापा का ध्यान देना है, मम्मी पापा के कम से कम फेस को देख करके आप पढ़िए, ताकि लगे कि उनको भी कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, यह नौकरी लेने लायक है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। सोहन एक्स बिंदु से 8 किलोमीटर चलकर बिंदु Y तक पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु Z तक पहुंचता है। फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर बिंदु A तक पहुंचा और फिर से दाहिनी ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर बिंदु A B तक पहुंचता है। तो बिंदु A से Y तक की, सर B है ना, बिंदु B से Y तक की दूरी क्या होगी? ऑप्शन में है 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में आपको थोड़ा समझना होगा। है तो बहुत आसान, लेकिन आपको कुछ समझना होगा। आपको इसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि साइंस में आप पढ़ते होइएगा तो इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। साइंस में पढ़िएगा तो आपको कोई भी टीचर इधर नॉर्थ इधर साउथ पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप रीजनिंग पढ़िएगा तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये आपको जानकारी होना चाहिए।
कि इधर नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। करा है सोहन बिंदु X से, सोहन जो है बिंदु X से 8 किलोमीटर चल करके बिंदु Y तक पहुंचा। सोहन जो है ये बिंदु X से चल करके बिंदु Y तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। X से चल करके Y तक 8 किलोमीटर चलता है। आगे पढ़िए, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके। अब देखो इसका सिरा ऊपर है तो दाहिना किधर होगा? हमारा सर ऊपर में है तो दाहिना इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। मतलब इधर अगर सर रहेगा तो इधर राइट, इधर लेफ्ट। अगर मेरा सर नीचे है, इधर रहेगा सर, तो इधर राइट, इधर लेफ्ट। जिधर मेरा दाहिना हाथ होगा वो दाहिना होगा, राइट होगा। तो बिंदु X से Y तक 8 किलोमीटर हम चला दिए। 5 किलोमीटर Z तक पहुंचता है तो दाहिना किधर होगा? इधर होगा। तो दाहिना 5 किलोमीटर बिंदु Z तक चल गया। आगे पढ़िए, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर बिंदु A तक पहुंचा। अब देखो इसका सिरा इधर है, एरो का निशान इधर है, तो दाहिना नीचे होगा, दाहिना नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा, बायां ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। तो दाहिना 7 किलोमीटर ले चलो। ये 8 है तो इसको 1 किलोमीटर कम चलाओ, 7 किलोमीटर। बिंदु कहां तक पहुंचता है? A तक। अब फिर दाहिना और मुड़ता है, तब चला देखो तो मेरा सर नीचे है, तुरंत बताया है कि मेरा सर नीचे है तो दाहिना इधर होगा, राइट लेफ्ट इधर होगा, दाहिना इधर होगा, लेफ्ट उधर होगा, बायां उधर होगा। तो फिर 5 किलोमीटर कह रहा है कि पहुंचता है बिंदु B तक। तो ये से 5 किलोमीटर, 5 ये तो 5 इधर यहां तक आएगा, 5 इधर है तो 5 इधर आएगा। तो 5 किलोमीटर बिंदु B तक आ गया। कहाँ आ गया? बिंदु B तक। तो बिंदु B से Y तक की, या X होगा, गलत लिखा गया। बिंदु X से, बिंदु B से X तक की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन क्या करा? बिंदु X से B से X तक की दूरी क्या होगी? तो बिंदु X ये है, B इधर है, तो यही दूरी न पूछ रहा है आपसे, यही दूरी न पूछ रहा है कि क्या होगी। तो 8 किलोमीटर चला है, 7 किलोमीटर आया तो बच गया 1 किलोमीटर ना। ये तो कॉमन है तो कॉमन चला गया। फिनिश। ये 7 किलोमीटर गया आगे, 8 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर आया तो बच गया 1 किलोमीटर। तो आपका 1 किलोमीटर ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, लगता है कि बहुत भारी क्वेश्चन है कि कहाँ दाहिना घुमाना है, कहाँ बायां घुमाना है, लेकिन जब ठीक आप समझ जाइएगा दाहिना किधर है, बायां किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो आपको एक एक क्वेश्चन जो भारी है वो आपको हल्का दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर B 1 किलोमीटर सही हो जाएगा, क्योंकि B यही दूरी पूछ रहा है, B से लेकर के X तक की दूरी बताइए। तो B और X के बीच की दूरी 1 किलोमीटर का है कि 8 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर आ गया, 5 गया तो 5 कैंसिल हो गया, तो यही ना 1 किलोमीटर बच गया, यही दूरी ना, यही पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर बता देना। पानी नहीं तो यार दे दो, कहाँ पसंद करते हो, दे दो। तो आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा सबसे पहले, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये नहीं कि क्वेश्चन देख के आंसर बना दिए फट से, और इसमें बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आंसर गलत एग्जाम में हो जाता है। आप वहां से एग्जाम में दे करके आइएगा, कहिएगा हम तो 80 को अटेम्प्ट किए, और जब आइएगा रिजल्ट आएगा तो आपका पता चलेगा जो रिजल्ट नहीं आया तो घर पे देखिएगा, चेक कीजिएगा तो अच्छा हमसे तो पूछा था ये चीज हम बना दिए ये चीज। तो क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए, उसका आंसर पूरा पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है। कभी कभी आंसर से भी क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसमें दे दिया है इस क्वेश्चन में 56 22 15 8 41 40। नेक्स्ट क्या दिया है 34 14 11 6। ये व्हाट पूछ रहा है वहां। ऑप्शन में दे दिया है एक में 25, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 39। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। अब मास्टर क्या लिख दिया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या लिख दिया है तू कि 56 22 15 8 41 46 10 9 6 39 34 14 11 6 अभी क्या होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए तो हम समझाने आपको आए हैं, यही समझाने तो हम खड़ा हुए यहाँ। तो यहाँ देखिए कि क्या किया इसमें कि इस वाले को टर्म को जोड़ दिया है आपस में। ये टर्म और ये टर्म ये दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ दिया है। क्या किया है? जोड़ दिया है। ये वैल्यू को आपस में जोड़ दिया है, आपस में जोड़ दिया। और जो दोनों का जोड़फल जो आया है वो घटा दिया, जो घटा के उसका आंसर आया वही ये। समझ में आया? नहीं आया? फिर से चलिए 56 और 15 को जोड़ा, ये टर्म और ये टर्म को आपस में जोड़ दिया है। तो जोड़िए 6 5 11 की 1 5 1 6 1 7 71। ये टर्म और ये टर्म को आपस में जोड़ दिया है तो 22 8 30। और जब दोनों जोड़फल का आपस में घटा दिया, दोनों जोड़फल को आपस में घटा दिया, तो घटाने के बाद 71 में से 30 घटाइएगा तो 41। तो ये 41 को यहां लिख दिया। अब समझ में आया? अभी नहीं आया? तो नहीं आया तब इसमें देखिए इस टर्म को और इस टर्म को आपस में जोड़ दिया, इस टर्म को आपस में जोड़ दिया। 46 को और 9 को जोड़ दिया तो 9 6 15 4 1 5 हम भी जोड़ दिए। 10 6 16 घटाइए तो 55 में से 16 गया तो 39 आ रहा है। मतलब इसको आपस में जोड़ दिया, इसको आपस में जोड़ दिया और दोनों जोड़फल को आपस में घटा दिया। घटा के जो आपका आंसर आया है वो यहाँ लिख दिया। तो हम भी कुछ नहीं करेंगे जब दोनों में वही किया है। तो तीसरा में यहाँ पूछ रहा है हम कोई बुड़बक है? क्वेश्चन पूछने वाला होशियार है, हम बुड़बक है? जब तू ये किया तो हम वह करेंगे, जब तू ये किया तो हम वह करेंगे। तू कुछ और करता तो हम कुछ और करते, जब तू कुछ और करता तो हम भी कुछ और करते। लेकिन जब तू ये किया है जोड़ा तो हम जोड़ेंगे। जोड़िए 4 1 5 3 1 4 14 26 45 में से 20 गया तो 25 हम भी यहां लिख देंगे 25। 25 देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए 25 रम सही हो जाएगा। फट से आंसर मारिएगा, फट से रिजल्ट आएगा। तो आपस में जोड़ना, टर्म को समझना है कि क्या किया। बहुत में क्या करता है कि इधर इधर गुना कर देता है, इधर इधर गुना कर देता है और घटा देता है।
बहुत में इसमें घटा देता है, इसमें घटा करके इन दोनों को जोड़ देता है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कहां से लाया है, ठीक है, कि कहां से लाया है, कैसे लाया है। जैसे लाया है हम मिला दिए। आगे बढ़ते हैं। मेरा यार हंस रहा है, बारिश कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या किया है, एक निश्चित कूट भाषा में मेन को 9334 मेन को 9334 एवं डियर को क्या लिख दिया है, 35-32। डियर को 35-32, मेन को 93-64 एवं डियर को 35-32। तो मेन को क्या लिखे, ऑप्शन ए में दे दिया है 95-48, 95-62। ऑप्शन सी दे दिया है 93-62। ऑप्शन डी दे दिया है 35-93। आप देखिए इस क्वेश्चन में, यहां में तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें भी आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि कहां से मास्टर क्वेश्चन लाता है। ये सब क्वेश्चन भी समझने में नहीं आता है हमको। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और ये पिछले 2018 में पटना में पूछा था। यही क्वेश्चन सेम वैल्यू का, ये जो वैल्यू दिया हुआ है सेम पूछा था 2018 में। तब आपको पहले बता दिए हैं कि हम जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। और जो आपके एग्जाम में पूछेगा 600 प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन का हम डिस्कशन क्लास लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको प्रत्येक वीडियो में 5-6, 10 क्वेश्चन करके 600 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। और यही 600 में से ग्रुप डी में पूछेगा। आप ये 600 क्वेश्चन अगर सही से पढ़ लीजिएगा और ग्रुप डी में आपसे नहीं पूछा एक को क्वेश्चन, तो उस दिन हमको कहिएगा कि मास्टर बुर्बक है, उसको कुछ नहीं आता है, कि हमको ही बुर्बक बना दिया। और अगर चेला पूछ दिया ना तो तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा। इस सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और जो पूछने योग्य क्वेश्चन है वही को हम लाए हैं आपके सामने। तो चलिए इसको समझिए। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मेन को 93-64 एवं डियर को 35-62 लिखा गया है। तो मेन को क्या लिखेंगे? कोडिंग वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन है, कोडिंग किया है, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक याद रखिए गाना, आप गाना गाते होइएगा या गाना सुनते होइएगा, गाना सुने होंगे कि हमको हमी से चुरा लो। क्या करना है? हमको हमी से चुरा लो। ये गाना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको टक से बन जाएगा। देखिए कैसे क्या किया है कि मेन को क्या
मेन को लिख दिया है 9364 और मेंड को डियर में है और डियर को क्या लिखा है 3562 और मेंड पूछ रहा है। तो गाना गाइएगा कि हमको हमी से चुरा लो, तो देखिए तो एम इसमें कहीं आपको दिखलाई दे रहा है दोनों में से? एम यहाँ है, कहाँ है? एम यहाँ है। एम के जगह पर क्या लिखा है कोड में 9, तो हम भी 9 लिख देंगे। वो जैसे लिखा है हम भी लिख दें, हमको भी किताब नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, जो वो चीज लिखा है उन्हें हम लिखेंगे। समझा नहीं समझा? जो चीज लिखा है जहां जहां जो अक्षर की जगह पर वो हमको लिखना है। यहाँ 5 लिखता तो हम भी 5 लिखते, वहां 12 लिखता हम भी 12 लिखते। वो जो किया है उसे हम करेंगे, हम वही कुछ नहीं करेंगे। ई देखिए तो कहीं है 5, ई को क्या लिख दिया है 5, हम 5 लिख देंगे। एन फिर देखिए तो है 4 लिखा है, एन को क्या लिखा है 4, तो हम उसी को देख के 4 लिख देंगे। डी को क्या लिखा है, डी को 3, तो हम 3 लिख देंगे। अच्छा 3 है ना। अब देखिए तो ये आपके ऑप्शन में कहाँ है, कहीं पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो 9543 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 लिखा गया था, 3 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। एक आध को गाना याद रखिएगा, हमको हमी से चुरा लो, इसी में से हम चुरा लिए। हम कोई किताब उताब नहीं पढ़ने गए हैं, हम भी जो किया है 9 एम को 9 लिखा है तो हम एम को 9 लिख दिए हैं। ई को ई लिख दिया है 5 तो हम 5 लिख दिए हैं। एन को लिख दिया है 4 तो हम भी 4 लिख दिए हैं। डी को लिख दिया है 3 तो हम भी 3 लिख दिए। और जो आया है वो हम ऑप्शन में जो देख लिए हैं ऑप्शन नंबर ए में वो है, तो हम ऑप्शन नंबर ए टिक लगा दिए, सही हो गया। तो थोड़ा आपको बेसिक समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रत्येक वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन का जो ग्रुप डी में पूछा गया है या पूछेगा वही क्वेश्चन का आप डिस्कशन क्लास लाए हैं, और 600 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाएंगे आप लोग को। क्योंकि लॉकडाउन में क्या करना है, बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो रीजनिंग लेके प्रभु का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है। सभी दोषी राजनीतिज्ञ हैं। टॉम और गोपाल, सॉरी, तो सभी दोषी राजनीतिज्ञ है नहीं होगा, यहाँ होगा सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर लिए गए। टॉम और गोपाल गोपाल गिरफ्तार लोग में शामिल है। क्या है? टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोग में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए में है टॉम और गोपाल दोषी है। ऑप्शन बी में है
सभी राजनीतिज्ञ दोषी है। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी में है। इनमें से कोई नहीं। अब समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। क्या किया गया कि सभी दोषी और राजनीतिज्ञ जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोग में शामिल है। क्या टॉम और गोपाल जो है सो गिरफ्तार लोग में शामिल है। ऑप्शन में दिया है कि टॉम और गोपाल दोषी है, सभी राजनीतिज्ञ दोषी है, टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो कोई भी गिरफ्तार किया होगा या तो दोषी होगा या राजनीतिक होगा तभी ना गिरफ्तार किया है। पुलिस तो पागल है नहीं जो गिरफ्तार करेगा किसी को। या तो टॉम और गोपाल दोषी होगा या राजनीतिज्ञ होगा तभी गिरफ्तार हुआ है, नहीं तो कौन गिरफ्तार करेगा? किसी को हिम्मत है गिरफ्तार कर लेगा? आप तुमको गिरफ्तार करो तो कोई, अरे यार हम दोषी रहेंगे तब ना कोई गिरफ्तार करेगा। तो सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। तो टॉम और गोपालवा या तो दोषी होगा या राजनीतिक होगा तभी गिरफ्तार किया होगा, या नहीं होगा तो कैसे गिरफ्तार कर लेगा? जरूर दोषी होगा। तो ऑप्शन में देखिए तो टॉम और गोपाल दोषी है तो होगा तभी ना गिरफ्तार किया है, या तो होगा दोषी होगा तब ना यार गिरफ्तार किया होगा, तो नहीं करेगा। तो ये आपका एक यहां सही हुआ। सभी राजनीतिज्ञ दोषी है। बाबू यहाँ कह रहा है सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए, मतलब दोषी अलग है राजनीतिक अलग है। सभी दोषी कुछ अलग मामला के दोषी है और राजनीतिज्ञ अलग है। दोषी और राजनीतिक अलग अलग है। तो सभी दोषी और राजनीतिक गिरफ्तार कर लिया तो सभी राजनीतिक दोषी होगा, कोई जरूरी थोड़े में है, तो कुछ अलग मामला का होगा कोई दोषी। तो गलत हो गया। टॉम और गोपाल राजनीतिक नहीं है, तो टॉम और गोपाल राजनीतिक नहीं है तब टॉम और गोपाल यहाँ दोषी है। तो ये आपका ऑप्शन ई भी, अगर ये नहीं रहता तो ये सही होता। ठीक है, सेकेंड में ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ है और सेकेंड में ये है। ठीक है, और ये नहीं रहता कि टॉम और गोपाल दोषी है, नहीं रहता तो आपका ये ऑप्शन टॉम और गोपाल राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक नहीं है मतलब दोषी होगा, दोषी होगा तो गिरफ्तार होगा, क्योंकि जब यहाँ लिख दिया है कि टॉम और गोपाल दोषी है तो दोषी होगा तो गिरफ्तार किया है भाई। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता, ये आपके ऑप्शन में ये चीज नहीं रहता तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता। लेकिन ऑप्शन ए में दे दिया कि टॉम और गोपाल दोषी हैं, तो दोषी हैं तब गिरफ्तार हुआ है। राजनीतिक नहीं है मतलब राजनीतिक नहीं है तो दोषी होंगे तब गिरफ्तार किया है। तो पुलिस उतना बेवकूफ थोड़ी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज नहीं रहता कि टॉम और गोपाल दोषी है तो आपका ऑप्शन सी सेकेंड आंसर था होता। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए फर्स्ट जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी चुनरिया तो जीना है क्या। इसी प्रकार आप आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक दिन आप एक रूटीन बना लीजिए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम आपसे मात्र आपका 40 से 50 मिनट आप हमको दीजिए। ये पक्का वादा रहा दोस्त कि आपका हम ग्रुप डी का जो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन जो पूछता है वो हम क्लियर कर देंगे। जो आपके ग्रुप डी में जो 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग से पूछता है वो आपका हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे।
आप अगर हमको 50 मिनट समय देते हैं तो हम क्या कुछ नहीं लेंगे आपसे, हम ना पैसा मांगते हैं ना कुछ, आपका मात्र हम 50 मिनट मांगते हैं। आप 50 मिनट दे करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। आपको हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए। आप मेरा वीडियो सिर्फ देखिए, अगर सही समझ में आएगा कि हाँ इस ठीक पढ़ाता है तो आप देखिए रीजनिंग का क्लास, और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमको, बस आप 50 मिनट हमको दीजिए। आपका हम 600 प्लस रीजनिंग का क्लास जो हम बैच लेकर के आए हैं, इसका क्वेश्चन 600 प्लस रीजनिंग क्वेश्चन का ग्रुप डी वालों के लिए वादा रहा कि वो ग्रुप डी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पूछेगा तो आप फिर हमें कमेंट करके बताइएगा एग्जाम के बाद कि सर आपसे को वो सवाल नहीं आया था। हम आपको वैसा क्वेश्चन बताएंगे, वैसा क्वेश्चन हम कलेक्शन किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा है और बराबर पूछता है। जो आपसे नहीं बनता है, जो हल्का है वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो हल्का क्वेश्चन है वो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। जो आपसे बनता है वैसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में परेशान करता है, जो ज्यादा समय लेता है, उसके लिए हम बहुत बेस्ट तरीका से आपको हम रीजनिंग पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये 4 फिगर दे दिया, क्या किया है 4 फिगर दे दिया है। फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, फिगर नंबर सी में क्या किया है, यहाँ से ऊपर मोड़ा है जी, इसको, और चौथा फिगर दे दिया है ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन सी में क्या दिया है, ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये 4 फिगर दिया, ठीक है, क्या किया है 4 को फिगर आपको दे दिया, आकृति दे दिया है, और पूछ रहा है कि उसमें कौन सा आकृति ऑप्शन में सही होगा। तो अब एक चीज देखिए कि ये पेपर का आकृति है, एक प्लेन पेपर लिया है, ये जो है प्लेन पेपर ले लिया है, उसको जस्ट फोल्ड कर दिया। क्या किया है, एक प्लेन पेपर लेकर के हाफ से उसको मोड़ दिया है। पेपर लाओ तो यार, पेपर नहीं है, देखो ना होगा यहाँ पे कार्ड है, लाओ यही लाओ। देखो क्या किया है कि मान लो ये पेपर है, ये चीज है, इसको ये हाफ से इधर ऐसे मोड़ दिया। क्या किया है, हाफ से इसको इस प्रकार मोड़ दिया। देखो ये फुल पेपर था, इसको ये मान लो ये फुल पेपर है, इसको हाफ से यहाँ आधा पर से क्या किया है मोड़ दिया। तो आधा पर से हम भी मोड़ दिए। अब इसको फोर्थ कर दिया है 1/4 में, इसको देखो हम भी इसको ऐसे कर दिए,
आपको ये दिखाई दे दिया। अब क्या काम किया है, तीसरा चौथा में देखिएगा, ये सी में और ये डी में, कि इधर से एक ऐसे कर दिया है और एक ये लाइन कर दिया, इधर से कर्व काट दिया पेपर को और एक लाइन इधर खींच दिया। जब ये पेपर को आप खोलिएगा इस चारों तरफ से, तो ये आपका आकृति कैसा बनेगा, तो ये इधर आएगा तो ये राउंड इधर आएगा, ये राउंड इधर आएगा तो ये राउंड इधर आएगा, तो ये राउंड इधर आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। यही ना फिगर बनेगा आपका। नहीं समझा? नहीं समझा? फिर समझो। एक फुल पेपर लिया है, क्या किया है, एक फुल पेपर लिया है, उसको हाफ में मोड़ दिया, हम भी हाफ में उसको मोड़ दिए, फिर एक चौथाई उसको मोड़ा, फिर हम भी एक चौथाई मोड़ दिए। उसके बाद क्या किया, कॉर्नर पे राउंड कर दिया, कॉर्नर पे हम भी राउंड कर दिए, एक लाइन इधर सीधा ये एंगल से दे दिया। अब इसको आप खोलिएगा तो खोलने के बाद आपको दिखलाई दे रहा है कुछ, जब कटेंगे तो ये इधर कटेगा, ये इधर कटेगा, ये इधर कटेगा, एक लाइन इधर जाएगा, एक लाइन इधर जाएगा कि सेम आएगा। तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन कौन दिखलाई दे रहा है, देखिए तो कहीं दिखलाई दे रहा है। और ये तो फोल्ड का रहेगा निशान जो होता है, फोल्ड किए उसका मान लो ये निशान, तो आपका ऑप्शन देखिए तो इस टाइप का कहीं दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी में देखिए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कर्व है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल यहाँ से यहाँ नहीं दिया था, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो सेम दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। डी में क्या है कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये राउंड है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दे दिया, तो डी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का आकृति वाला जो दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो उसमें आपको खुद से एक पेपर लेना होगा, या आपके पास अगर पेपर होगा या किसी भी चीज का पेपर ले लीजिए और वो सेम जैसे जैसे कर रहा है उस करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन आकृति सही है। या सीधे इमेजिन कीजिए ना, आप इमेजिन कीजिए कि मान लो कि एक पेपर हम लिए, ठीक है, इसको टाउन एक पेपर लिए, उसको आधा मोड़ दिए, उसको फिर इधर से मोड़ दिए, इधर मोड़ेंगे तो इधर चल जाएगा, यहाँ यहाँ चल जाएगा तो मुड़ जाएगा, और इसको इधर मोड़ दिए, ये यहाँ आके मुड़ गया। अब ये मुड़ गया तो ये मान लो यहाँ ये एक पार्ट हो गया, इसको कुछ भूल जाओ तुम, इस सब को हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा दिया। ये एक अगर इसको मोड़िएगा, इसको मोड़िएगा तो ये वाला बच जाएगा एक फोल्डर। ये एक फोल्डर में क्या किया है कि यहाँ इसको राउंड कर दिया, एक लाइन इधर दे दिया। तो जो इसको आप खोलिएगा पूरा पेपर को, जो 4 भाग में है उसको खोलिएगा तो ये इधर जाएगा, ये राउंड इधर आएगा, ये राउंड इधर आएगा, ये राउंड इधर आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये लाइन जो है यहाँ से इधर चला आएगा, ये लाइन जो है एक ठो इसके यहाँ से चल जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, और एक लाइन यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार का जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। तेरी अंगुली पकड़ के चला, गर्मी भी और बहुत है। अभी ये स्थिति है लॉकडाउन की और कोरोना की, आप मत पूछिए, जितना गंभीर स्थिति चल रहा है आपके देश में, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन वैक्सीनेशन भी पूरी प्रक्रिया से चल रही है, काफी तेजी आई है वैक्सीनेशन में, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करके वैक्सीनेशन करवा लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए, ताकि कुछ हद तक कोरोना को आप मात दीजिएगा, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वो वैक्सीनेशन से बढ़ता है। तो आप लोग से भी, खास तौर से आप लोग से भी निवेदन होगा कि आप लोग वैक्सीन लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
पेंसिल का संबंध लिखने से है, क्वेश्चन करा पेंसिल का जो इसी प्रकार चाकू का संबंध डैश से है। ऑप्शन मैंने दिया है काटने से, ऑप्शन बी दिया है चोट पहुंचाना, ऑप्शन सी दिया है चुभाना, और ऑप्शन डी दे दिया है छिलना। अब देखिए कि कड़ा पेंसिल का संबंध लिखने से, कोई भी कलम या पेंसिल, आप खुद से देखिए कि पेंसिल का संबंध लिखने से है कि कलम या पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं, किसी प्रकार का कोई काम, किस चीज का काम, लिखने संबंधी काम। दूसरा तो उससे होगा नहीं, उससे खाइएगा, उससे सब्जी बनाइएगा, उससे क्या लाइन जोड़िएगा, कहीं ना कहीं तो उसका काम लिखने से ही होगा, कहीं ना कहीं आप लिखिएगा। तो पेंसिल का संबंध लिखने से है। इसी प्रकार चाकू का संबंध किस चीज से होगा, काटने से। चाकू से काटने करते हैं, चाकू से काटते हैं, चोट पहुंचाना, कोई जरूरी नहीं कि चोट पहुंचाना ही सही होगा। चाकू से बहुत लोग चाकू से मारपीट करता है, काट कूट करता है। चुभाना, मैं चाकू ले लिए तो मतलब हम भोंक देंगे, पता ना, भोंक दो चाकू लेके, आओ आओ तुम लड़ाई करेगा, भोंक देंगे हम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चाकू का प्रयोग आप भोंकने में कीजिएगा, किसी को चोट पहुंचाने में। और ये कड़ा छीलना, तो चाकू का संबंध, अब ये चोट पहुंचाना तो नहीं होगा, चलिए हम कैंसिल कर दिए, चुभाना नहीं होगा। अब एक काटने से है, एक छीलने से। चाकू का प्रयोग कहां होता है, बताइए जल्दी। हमेशा याद रखिएगा कि चाकू का प्रयोग अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा तो ये दोनों आंसर सही है, ठीक है। क्या है, ये दोनों आंसर सही है। चाकू से हम काटते भी हैं और छीलते भी हैं। छीलना भी चाकू का काम है और काटना भी चाकू का ही काम है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ देगा ये और ये आंसर दे देगा, जल्दी देता नहीं है। ये तो हम एक्स्ट्रा आपका लिख दिए हैं, लेकिन फर्स्ट आंसर आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका छीलना होगा, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अगर ये दोनों ऑप्शन दे देगा, दोनों, ठीक है, दोनों ऑप्शन देगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका छीलना होगा। क्या होगा, छीलना। और सेकेंड ऑप्शन जो होगा, सेकेंड जो होगा वो काटना होगा। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन चाकू का प्रयोग छीलने में किया जाता है। अगर ई ऑप्शन नहीं देगा, अगर ई ऑप्शन नहीं दे तब आपका सेकेंड ऑप्शन काटना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन डी जो है, छीलना जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। और ये नहीं देगा तो ये देगा। अगर दोनों दे देगा, काटना और छीलना, तो आप छीलना जो आपका जिसमें होगा ऑप्शन ए बी सी वही मारिएगा, छीलना ही मारिएगा। अगर ये दोनों दे दे तो फर्स्ट ऑप्शन यही छीलना मारिएगा, ठीक है। बढ़िया आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नगीना पुष्पा से लंबा है। नगीना जो है किससे, पुष्पा से लंबा है, लेकिन मनीष जितना लंबा नहीं है। लेकिन मनीष जितना लंबा नहीं है। आगे क्या करा, राम नमिता से लंबा है। राम नमिता से लंबा है, परंतु पर पुष्पा जितना नहीं। पुष्पा जितना नहीं। तो उन सब में सबसे लंबा कौन है? में सबसे लंबा कौन है? ऑप्शन ए में दे दिया है राम, बी में दे दिया है नगीना, सी में पुष्पा, डी में नमिता। अब कहेगा कि नगीना पुष्पा से लंबा है। नगीना जो है सो पुष्पा से लंबा है, लेकिन मनीष जितना नहीं। राम नमिता से लंबा है पर पुष्पा जितना नहीं। तो उन सब में लंबा कौन है सबसे लंबा? अब कह रहा मास्टर हमको क्या पता जिसमें कौन लंबा है? तो इसमें बेस्ट मेथड आपका शॉर्ट ट्रिक रहेगा कि आप ऊपर नीचे अगर प्लस माइनस करके बनाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा, फॉर्मूला से बनाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा। इससे सबसे बढ़िया इसका मेथड है कि ऊपर नीचे करके आप बना लीजिए। तो नगीना पुष्पा से लंबा है। नगीना जो है किससे? पुष्पा से। क्या है? लंबा है। लंबा है तो ऊपर रखेंगे नगीना को, पुष्पा को नीचे रखेंगे। नगीना पुष्पा से लंबा है, पुष्पा को नीचे, नगीना को ऊपर। पर लेकिन मनीष जितना लंबा नहीं है। लेकिन मनीष जितना लंबा नहीं। लेकिन यह प्रयोग का किसके लिए होता है? फर्स्ट के लिए होता है। नगीना पुष्पा से लंबा है लेकिन मनीष जितना नहीं। तो मनीष को इसके ऊपर रख दो, मनीष को ऊपर रख दो। नगीना पुष्पा से लंबा है लेकिन मनीष जितना नहीं। राम नमिता से लंबा है। अब इसमें हमको दिखाई दे राम को कहाँ रखेंगे, तो इसको बगल में लिखिए। राम क्या है? नमिता से लंबा है। नमिता से लंबा है परंतु पुष्पा जितना नहीं। परंतु पुष्पा जितना नहीं। तो यहां आ जाएगी पुष्पा। यही ना होगा कि राम जितना लंबा है नमिता से उतना, लेकिन पुष्पा जितना नहीं लंबा। तो हमको पता चल गया कि राम और नमिता जब होगी तो पुष्पा के नीचे हो। राम और नमिता जहां होगा लेकिन पुष्पा से नीचे होगा तो राम को यहां लिख देंगे, नमिता को यहां लिख देंगे, या नमिता को यहां लिख सकते हैं, राम को यहां लिख सकते हैं। वो जगह क्लियर नहीं किया। अब हो गया कि पुष्पा से नगीना लंबा है लेकिन मनीष जितना लंबा नहीं है। राम जो है सो नमिता से लंबा है लेकिन पुष्पा जितना लंबा नहीं है। तो पुष्पा के नीचे राम और नमिता, पुष्पा के ऊपर नगीना और मनीष। तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन होगा? जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा। जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे लंबा होगा। सबसे ऊपर कौन है? मनीष। सबसे ऊपर कौन है? मनीष। तो मनीष सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर, अरे चला ऑप्शन नहीं दिया है,
कहीं लिख लो, ऑप्शन नंबर डी मिटा दो, मिटा नहीं है, यहाँ मनीष लिख लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनीष लंबा हो जाएगा सबसे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका से गलती मिस्टेक हो गया, बुक में मिस्टेक था, ठीक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन अगर कहीं पे बुक में मिल जाएगा आपको तो आप उसको सही कर लीजिएगा। नगीना पुष्पा से लंबा है लेकिन मनीष जितना नहीं, तो नगीना पुष्पा से लंबा है लेकिन मनीष जितना नहीं, तो पुष्पा से लंबा है लेकिन मनीष जितना नहीं, तो नगीना बीच में। राम नमिता से लंबा है, राम नमिता से लंबा है तो राम ऊपर, लेकिन पुष्पा जितना नहीं तो पुष्पा इसके ऊपर। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो पुष्पा यहाँ है, पुष्पा यहाँ है, तो पुष्पा यहाँ चला, तो पुष्पा राम और नमिता कहाँ है, नीचे, राम और नमिता कहाँ है, नीचे, तो सबसे ऊपर कौन होगा, मनीष, तो सबसे ऊपर मनीष। तो आज के वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के ग्रुप डी वालों के लिए। तो आप अगर मुझे 50 मिनट अगर आप समय दे देते हैं तो आपका हम ये फिक्स वादा करते हैं कि रीजनिंग जो है आपका हम ग्रुप डी के लिए खास तौर से हम क्लियर करवा देंगे। ये मेरा वादा रहा आप लोग से कि अगर 50 मिनट समय देते हैं आप हमको, 40-50 मिनट, तो आपका ग्रुप डी रीजनिंग जो 30 नंबर पूछता है वो आपका हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि 600 प्लस क्वेश्चन का हम डिस्कशन लेकर के आए हैं। तो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू सो मच।